माँ की सेवा करनी, उनके साथ केयर करना, वो आपको ज़िम्मेवारी कैसे मिली? उस समय जब मैं अंदर गई तो मैंने चूज़ किया कि मैं बुक स्टोर में काम करूँगी। कुछ समय मैंने बुक स्टोर में काम किया वहाँ। फिर एक दिन नीलम माँ ने बुला के मैसेज दिया। माँ के साथ माँ का जो घर था ना, अच्छा एक रूम था बड़ा, अटैच बाथरूम, बीच में दरवाज़ा था और इस तरफ उनकी बहू रहती थी, उसका बेटा, उनका परिवार। तो उनकी थोड़ी अनबनत पड़ती थी बहू की, और वो जो बच्चा था थोड़ा एबनॉर्मल था, चीखता चिल्लाता था। तो माँ ने शायद ओशो को कहा होगा, तो ओशो ने कहा ये परिवार को यहाँ से अलग करो और ज्योति को वहाँ रखो, वो मेरी माँ की केयर लेगी। ऐसा मैसेज मिल गया। तो मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। तो मैं वहाँ मूव हो गई फिर। माँ के नेक्स्ट रूम में बीच में दरवाज़ा था और माँ से तो पहले से ही मेरा लगाव था, तो वो भी बहुत ही खुश हुई क्योंकि मेरे से दिल खोल के सब कुछ वो बात करती थी। माँ को मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि वो जैसे कहे ना कि जैसे बड़ी उम्र में वापस व्यक्ति बच्चा हो जाता है, इनोसेंट, ऐसे वो थी। बिल्कुल कभी आके अचानक बोल देगी, ज्योति ये खाना खाना खा के ना बोर हो गए, चल कहीं बाहर कुछ और खा के आते हैं। तो मैं उनको किसी को बोलते नहीं थे, चुपचाप निकल के रिक्शा में बैठ के चले जाते थे। रिक्शा में? रिक्शा में कार वार थी वहाँ पर, मतलब सबको बताओ, फिर कार अरेंज करो, ये करो। वहाँ बोलती ये झंझट नहीं करना है, चुपचाप चलते हैं बस। उनको वहाँ पर तब सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं लेती? अ, खतरा नहीं था? नहीं, तब तो बहुत ये बातें काफ़ी पहले की ना, तब ऐसा कुछ नहीं था माहौल कि। पूना 2 में आप बता रहे हैं? हाँ, पूना 2। तो उस वक़्त तो काफ़ी 87, 88 की बात है। तो माहौल ठीक था उस समय, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो माँ के साथ मैं चली जाती थी और फिर माँ का एक मैंने देखा कि वो अपना काम सब खुद करती थी, मैं सिर्फ नाम की केयरटेकर थी। हमारे जहाँ हम रहते थे रूम था, थोड़ा चल के वहाँ ड्रिंकिंग वाटर भरना है बॉटल्स में, खुद जाके भर के लाएंगी। खाना खाएंगी तो थाली रखने खुद जाती थी वहाँ पर डिश वॉशिंग एरिया में। मैं कहती थी माँ ये सब मैं करूँगी, कहती नहीं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं खुद करना चाहिए, ज़रूरत होगी तो मैं तुझे कहूँगी। तो ऐसे छोटी मोटी कुछ बातें होती थी जो मैं केयर लेती थी। माँ के पास बहुत लोग मिलने आते थे, तो मेरे से आके पूछते थे कि माँ को क्या पसंद है, उनके लिए क्या ले आएँ। माँ को ना नमकीन बहुत पसंद था, तरह तरह के, जैसे सेव पापड़ी, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि उनके पास विजिटर भी बहुत आते थे तो सबको खिलाती थी। तो मैं सबको कहती थी तरह तरह के नमकीन ले आओ माँ के लिए, खाती हैं और खिलाती हैं सबको। तो लोग आते थे अच्छे से पैकेट्स लेके, झोला भर के माँ को देते थे। तो माँ देख के खुश होती थी बहुत और बोलेगी मुझे उनका डायलॉग बड़ा याद है, कहती थी भैया आया करो लाया करो। ऐसे लोगों को बोलती थी और सब लोग भी खूब हंसते थे। माँ ने मुझे ऑब्जर्व किया कि मेरे पास कोई कुछ ले आता है तो मैं मना क्यों करती हूँ। मेरी थोड़ी अपनी नेचर थी, कोई कुछ लाया तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मैं बोल देती थी। तो माँ ने ये देखा, कहती देख ना मत किया कर, कोई प्रेम से कुछ भी लाता है, तुझे नहीं चाहिए ना तू ले ले, और नहीं चाहिए तो किसी और को दे दे, लेकिन उसकी खुशी समझना, वो लाया है खुशी से। तो ये मैंने माँ से सीखा एक, कि ना नहीं कहनी चाहिए। जैसे हमें देने में खुशी होती है तो दूसरा दे रहा है तो उसको भी कुछ भाव उठाया, खुशी से दे रहा है तो उसे ले लो, और ठीक है नहीं चाहिए तो किसी को दे दो, लेकिन ना मत बोलो। ये माँ ने मुझे सिखाया कि ना कभी नहीं बोलनी है। और उन दिनों ओशो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे और
मेरा ये काम था, माता जी को साथ ले जाती थी मैं, जहाँ से ओशो की एंट्री होती थी वहीं से आगे से ही पोडियम के साथ ही एक दूसरी एंट्री थी, जहाँ से हम दोनों जाके और माँ की कुर्सी वहीं रखते थे नज़दीक, कि कभी उनको बीच में उठ के जाना पड़े तो चुपचाप उठ के जाएं। लेकिन 3 साल में एक बार भी वो डिस्कोर्स के बीच में उठी नहीं। एक दिन माँ को मैंने पूछा कि ओशो तो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, आप बोर नहीं होते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं होगा। माँ कहती है समझना क्या है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, मीठी है, मैं तो ध्यान में चली जाती हूँ, बाकी समझना क्या है, मुझे कहने लगी। कहती मेरी समझ में नहीं आता, ये लोग क्या प्रश्न लिख लिख के पूछते हैं और वो भी उत्तर देता रहता है, बड़ा खेल चल रहा है प्रश्नोत्तरी का बड़ा खेल चल रहा है यहाँ। और दूसरी बात जो मैंने माँ में देखी कि जब उनकी मूड होती थी तो कुछ कुछ बातें वो बताती थी, पिछली बातें। जैसे एक बार मैंने उनसे पूछा कि माता जी जब ओशो छोटे थे तो आपसे डरते थे? तो कहती है क्या बात करती हो, मैं उससे डरती थी कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, तो हम लोगों को संभाल के उससे बात करनी पड़ती थी, वो कभी नहीं डरता था। और माँ ने बताया कि एक दिन खाली नहीं होता था जब कोई ना कोई उसकी शिकायत लेके आता था हमारे पास। कोई औरत अपने बच्चे को लेके आएगी, देखो तेरे बेटे ने मेरे बच्चे को पीटा है। तो मैं कहूँ उसने कहाँ पीटा है, वो तो अंदर बैठा है। उसको क्या करते थे, पीछे के दरवाजे से आके अपने रूम में बैठ के अपनी बांसुरी बजाने लगते थे। वो तो बैठा है बांसुरी बजा रहा है, कहते नहीं नहीं अभी पीट के गया है मेरे बेटे को। तो माता जी कहती मैं उसको खींच के बाहर लाती थी, लो भाई तेरे बेटे को पीटा है, तू इसको पीट ले, और क्या कर सकते हैं। तो पीटेगी कैसे वो औरत, फिर उसके बच्चे को प्यार करेगी माँ, फिर चले जाएंगे वो लोग। तो इस तरह कहती थी, बहुत हरकतें करता था, बचपन से इसकी आदत थी। एक बात जो माँ ने बताई थी कि जब ओशो उनके घर में थे तो वो गाडरवाड़ा से कुचवाड़ा जा रही थी अपनी माँ के यहाँ डिलीवरी करने के लिए। तो बीच में एक नदी पड़ती है, वो नदी नाव में जाना पड़ता है दूसरी तरफ। तो माँ अपने कोई भाई था या मामा था, कौन था, उनके साथ गई थी। तो वो जो नावक था इनको नाव में बिठाने के लिए तैयार ही नहीं था। वहाँ गांव में ऐसी मान्यता थी कि कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट है, मामा और भांजी अगर साथ में नाव में बैठेंगे तो नाव डूब जाएगी मेरी, मैं नहीं ले जाता हूँ। और वो एक ही नाव थी, तो एक किनारे बैठे थे निराश होके कि अब क्या करें, ये तो जिद पर रहा है, लेके नहीं जाऊँगा। तो इतने में एक साधु जंगल से आया, कहाँ से, कहती है अचानक वो प्रकट हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, और वो नावक को कहने लगा तू क्या बात करता है कि तेरी नाव डूब जाएगी इनको ले जाएगा तो। अरे इसके गर्भ में जो बच्चा है ना, वो तो कईयों को सागर पार करवाएगा, ले जाए इनको। ऐसा करके फिर वो नावक इनको ले गया। तो माँ ऐसी कभी कभी घटनाएं बताती थी। फिर एक प्रवचन में ओशो ने कह दिया कि मेरी माँ इतनी भोली भाली है कि वो इनलाइटेंड है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो इनलाइटेंड है। अंग्रेजी में प्रवचन था। तो जब हम आ गए तो मैंने माँ को बताया कि आज ना प्रवचन में ओशो ने आपकी बात कही और ऐसा कहा कि आप इनलाइटेंड हो। तो माता जी कहने लगी ये बड़े बड़े शब्द मेरी समझ में नहीं आते, इनलाइटनमेंट और ये क्या होता है। मुझे तो इतना ही पता है, मुझे भूख लगती है मैं खाना खाती हूँ, नींद आती है तो सो जाती हूँ। जैसे मैंने बताया पहले कि ओशो ने अंग्रेज़ी प्रवचन में बताया कि मेरी माँ इनोसेंट है, इनलाइटेंड है, लेकिन उसे पता नहीं है।
फिर बाद में साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मेरी माँ शरीर छोड़ेगी तो उनकी समाधि बनेगी, जहाँ उनके पिता की समाधि है लेडी कम्यून में, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी माँ की भी समाधि बनेगी। ये इंस्ट्रक्शन ओशो ने खुद दे दिए थे। धीरे धीरे फिर ओशो की तबीयत थोड़ी नाजुक होने लगी, उनकी वेट बहुत कम होने लगी। तो माँ देखती थी, कहती थी ये ढीले ढीले ऐसे रोब्स पहन के ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन बहुत पतला हो गया है, मैं देख सकती हूँ कि बहुत पतला हो रहा है। माँ को बहुत देख के जैसे पीड़ा होती थी भीतर। फिर एक बार माँ ने मैसेज भेजा ओशो को, जैसे बचपन में बच्चों की नज़र उतारते हैं, ऐसे माँ ने मैसेज भेजा कि मुझे लगता है आपको किसकी नज़र लग गई है और मैं आऊँ आपकी नज़र उतारूँ। तो ओशो ने मना कर दी, बोले जो भी करना है वहीं बैठे करो, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे याद है माँ ने कुछ किया था, वो जो फटकरी करके कुछ आग में डालते हैं, क्या करते हैं, वो सब किया था उन्होंने। फिर 9 दिसंबर निर्वाणों की डेथ हो गई, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। कम्यून में जितने लोग थे उन सबको बहुत कहें कि हर्ट हुआ कि निर्वाणों का सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया गया। आनंदों ने जाके ओशो को बताया कि लोग कहते हैं दे आर हर्ट। तो ओशो ने कहा कि यू पीपल डोंट नो हाउ मच आई एम हर्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इनलाइटन हो गया है तो वो इनसेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बात उसको बहुत गहरा असर करती है। तो मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि 9 दिसंबर के बाद ओशो के चेहरे पर वो खुशी, वो प्रसन्नता नहीं दिखती थी। 2 दिन बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था 11 दिसंबर। वो आए पोडियम पर, जैसे नमस्ते करते थे हमेशा, नमस्ते शुरू किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी जैसी छाई हुई थी। तो जब इस तरफ उनका मुँह हुआ माँ की तरफ, तो माँ अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो गई और उनकी ऐसे जैसे आरती करने लगी, ऐसे ऐसे करके। और ओशो भी रुके रहे पूरा समय, ऐसे जल्दी हट नहीं गए। उन्होंने माँ को अलाउ किया, जो वो करना चाहती थी करने दिया। तो ओके, थैंक यू।